नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रतिष्ठित लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी न जाने क्यों। हिंदी की लगभग सभी अति प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानी, कविताएं व बाल सुलभ रचनाएं छपती रहती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज सुबह आँख कुछ देर से खुली। आंखें खुलते ही कुछ विचित्र सी अनुभूति से मैं अपने इस नए घर, नए वातावरण को देखती रही। देखते देखते कैसे सब कुछ बदल गया था। घर, वातावरण, परिवेश, सब कुछ। बदलाव अच्छा है या बुरा नहीं बता सकती। नींद अच्छी आई मिसेज? मेरी बेड के बगल वाली बेड पर बैठी महिला ने मुझसे पूछा। उनकी अधूरी पंक्तियों से स्पष्ट था कि बातचीत के साथ साथ वो मेरा परिचय भी जानना चाह रही थीं। मिसेस पालीवाल। मैं मिसेस पालीवाल। लेटे लेटे ही मैंने अपना परिचय उन्हें दे दिया। हाँ तो मिसेस पालीवाल, नींद अच्छी आई? उस महिला ने पुनः पूछा। हाँ, रात देर तक नींद नहीं आई थी। लगता है रात के अंतिम प्रहर में नींद आई है, उस महिला से मैंने कहा। जी मिसेस पालीवाल, सब अच्छा रहे, कहकर उस महिला ने धीरे से अपने पैरों को नीचे लटकाया, पैरों से टटोल कर स्लीपर पहना और धीरे धीरे चलती हुई हॉल के सामने लाइन से बने बाथरूम में चली गई। मैं उन्हें जाते हुए तब तक देखती रही जब तक उन्होंने जाकर एक बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद न कर लिया। उनकी चाल में एक ठहराव था और चेहरे पर भरपूर संतुष्टि। अब मुझे भी उठ जाना चाहिए। मैंने सामने दीवार पर टंगी घड़ी पर दृष्टि डाली। इस समय 7 बज रहे थे। 9 बजे यहाँ नाश्ते और 1 बजे भोजन का समय निर्धारित है। ऐसा ही शेड्यूल तो मुझे कल यहाँ के व्यवस्थापक द्वारा बताया गया था। बातें तो बहुत सी बताई थी उन्होंने, किंतु इस समय मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कल ही तो मैं दिन के तीसरे प्रहर यहाँ आई हूँ और आज यहाँ मेरी पहली सुबह है। शनैः शनैः यहाँ की दिनचर्या समझ ही जाऊंगी। मैं अपनी पलंग से उठने का प्रयत्न करने लगी। मेरे हाथों पैरों में भारीपन व जकड़न महसूस हो रही थी। किसी प्रकार मैं उठी, बिस्तर की सिलवटें ठीक की, कंबल को तह लगाकर पलंग के कोने में रखा। इतना करने में मेरी सांस फूलने लगी। धीरे धीरे चलती हुई मैं सामने बने दूसरे बाथरूम की ओर बढ़ने लगी। इधर से मेरे बगल वाली महिला आती दिखाई दी। इस समय उन्होंने दूसरा गाउन पहना था। कदाचित वो स्नान करके वापस आ रही थी। उनकी चप्पल गीली थी और वो धीरे धीरे संभल संभल कर चल रही थी। मुझे देखते ही वो मुस्कुराईं। बदले में मैंने भी मुस्कुराने का प्रयत्न किया। तबीयत में भारीपन होने के कारण मैं मात्र औपचारिकता निभा पाई। मैं मिसेस खरे हूँ। मेरे पास से गुजरते हुए क्षण भर ठहर कर उन्होंने अपना परिचय दिया। जी, मैंने कहा। वो आगे अपने बेड की तरफ बढ़ गईं और मैं बाथरूम की तरफ। बाथरूम में पहुंचकर हकबक सी चारों ओर दृष्टि डालकर बाल्टी, मग्गे तथा कपड़े टांगने की जगह ढूंढने लगी। सब कुछ मिल गया। सकरे बाथरूम में मुझे घबराहट हो रही थी। कंधे से टॉवल और कपड़े खूंटी पर टांग में फपक फपक कर रोने लगी। ओह, ये कैसा समय है, कैसी जगह है। कुछ देर तक खड़ी सोचती रही। अपनी अनियंत्रित भावनाओं को नियंत्रित करते हुए स्नान इत्यादि का काम निपटाने लगी, क्योंकि यहाँ बाथरूम कम ही दिख रहे थे और मेरे जैसे कई। स्नान के पश्चात कुछ ताजगी का अनुभव हुआ। वापस अपने बेड पर आकर आराम से बैठकर गीले बालों को सुखाने लगी। नाश्ता 9 बजे मिलेगा और 9 बजने में अभी समय था। कुछ खाने की इच्छा भी अभी नहीं थी। आपके बाल तो बहुत झड़ गए मिसेस पालीवाल, थोड़े ही बचे हैं, अपने बेड पर बैठी हुई मिसेस खरे ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, जब सब कुछ थोड़ा ही बचा है तो बाल क्यों नहीं, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर मिसेस खरे हा 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 करके हंस पड़ी। मिसेस खरे से बातें कर मुझे अच्छा लगा तथा आश्चर्य भी कि इन परिस्थितियों में भी वो कैसे हंस लेती हैं। साइड टेबल से अपने सामानों की डलिया उठाकर मैंने बिस्तर पर रख लिया। डलिया में बेतरतीब रखी चीज़ों में कंघा ढूंढने का प्रयत्न करने लगी, किंतु मिल नहीं रहा था। क्या ढूंढ रही हैं, कंघा? इस समय मिसेस खरे की आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। कितना बोलती हैं, हर चीज़ में इंटरफेयर करने की आदत है। कुछ देर की उलट पुलट के पश्चात कंघा मिल गया। इतना करते करते मैं थक गई थी।
डलिया पलंग के पास नीचे रख कंघा हाथ में पकड़कर बैठ गई तथा बालों को सुलझाने के लिए स्टेमिना जुटाने लगी। थक गई क्या? मिसेस खरे की आवाज़ थी। हाँ, थक जाती हूँ, उसी प्रकार बैठे बैठे मैंने कहा। आज अपने थकने की बात पर सहसा कुछ पुरानी स्मृतियाँ उभर आईं। काम करके थक जाती हूँ, ये मैं पहले कभी नहीं कहती थी, बल्कि कहना पसंद नहीं करती थी। कभी कभी हल्की फुल्की थकान के पश्चात भी मैं पति व बच्चों के समक्ष अपने थकने की बात नहीं कहती। ऐसा मैं अपने घर, पति, वरुण व बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए कहती। सच कहूँ तो काम करने के कारण मैं कभी थकी ही नहीं। घर गृहस्थी के काम के साथ साथ बच्चों के लिए भी तुम दिन भर भागदौड़ करती रहती हो, थकती नहीं? उस दिन जब मैं बच्चों के स्कूल से पेरेंट्स मीटिंग ज्वाइन कर घर आई थी तो मेरे पति वरुण ने कहा था, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं थकती नहीं, बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं। मैंने वरुण से कहा, वाह, बच्चों के प्रति समर्पित तुम्हारी जैसी माँ तो मैंने देखी ही नहीं। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन ही नहीं, वरुण अक्सर ही ऐसा कहते थे। आज थकने की बात पर विगत दिनों की स्मृतियों में चली गई मैं। आज इन परिस्थितियों में न जाने क्यों स्मृतियां थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वैवाहिक जीवन के प्रारंभिक दिन थे वे, जब बड़ा बेटा हुआ था। पुत्र होने की खुशी सभी के चेहरों पर खूब झलक रही थी। सबका लाडला, आंखों का तारा अर्नब 2.5 वर्ष का हो गया था। एक दिन जब पता चला कि मैं दूसरी बार माँ बनने वाली हूँ तो वरुण की प्रसन्नता और बढ़ गई, ये सोचकर कि अर्नब को एक साथी मिल जाएगा। वो भाई हो या बहन, कुछ भी हो, उसे बस एक साथी मिल जाएगा। उन्हें बस अर्नब की चिंता थी। दूसरी बार मैं माँ बनी, छोटा बेटा अनमोल मेरी गोद में आ गया। दूसरी बार भी पुत्र। घर में सबके चेहरे पुनः खुशियों से दमकने लगे। अच्छा हुआ बहू, इस बार भी बेटा हुआ है, मैं तो डर रही थी कहीं बेटी ना हो जाए। अस्पताल में मुझे देखने आई वरुण की माँ के शब्द मुझे अच्छे नहीं लगे। नहीं माँ जी, बेटी भी होती तो मुझे उतनी ही प्रिय होती। ना चाहते हुए भी मैं बोल पड़ी थी। अनमोल के आ जाने से घर में खुशियाँ और बढ़ गई थीं। दिन व्यतीत होते जा रहे थे। अर्नब और अनमोल स्कूल जाने लगे थे। समय पंख लगाकर उड़ता चला जा रहा था। बच्चे कब इतने बड़े हो गए पता ही नहीं चला। उनकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी। अब दोनों बेटे नौकरी के लिए प्रयत्न करने लगे थे। वरुण बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कोचिंग आदि पर दिल खोल कर खर्च कर रहे थे। बच्चों का भविष्य बनाने में पैसों की कमी आड़े नहीं आने देना चाह रहे थे। हमारा परिश्रम रंग लाया। देखते देखते बच्चे नौकरियों पर लग गए। हमारे दिन तो जैसे फाख्ता के पंखों के समान रंगीन हो उठे थे। बड़े बेटे की नौकरी हमारे इस शहर के समीप सटे शहर में लगी थी, अतः वो सुबह की ट्रेन से कार्यालय जाता और शाम की ट्रेन से लौट आता। 2-3 महीने नौकरी के पश्चात उसने अपनी गाड़ी ले ली थी। उसका समय भी बचता और प्रतिदिन कार्यालय आने जाने में आराम भी हो गया था। छोटे बेटे की नौकरी कुछ दूर दूसरे शहर में लगी थी। उसका प्रतिदिन घर आना संभव तो नहीं था, किंतु प्रत्येक शनिवार की शाम वो घर आता और रविवार हमारे साथ रहता तथा सोमवार की सुबह काम पर चला जाता। कुल मिलाकर सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था। हाँ, सब कुछ व्यवस्थित, इच्छानुसार, समयानुसार। नाश्ते का समय हो गया, नाश्ता करने चलिए मिसेस पालीवाल। मिसेस खरे की आवाज़ से मैं स्मृतियों के सुखद कल्पना लोक से यथार्थ के धरातल पर आ गई। समयानुसार डाइनिंग कक्ष की मेज पर नाश्ता लगा दिया गया था। मैं उठी और धीरे धीरे मेज तक गई। एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गई। मेरे जैसे कुछ और लोग वहाँ कुर्सियों पर बैठे थे और नाश्ता ले रहे थे। मैंने एक कटोरी में रखी दलिया और चाय का प्याला अपनी ओर सरका लिया। दलिया कुछ अधिक लग रही थी। प्रतीत हो रहा था कि मैं पूरी खा नहीं पाऊंगी, अतः मैंने मेज पर रखे एक बड़े से डोंगे में थोड़ी सी दलिया कम कर दी। शेष दलिया किसी प्रकार गले के नीचे उतारा। खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, किंतु शरीर चलाने के लिए भोजन आवश्यक है और मुझे मधुमेह भी है, अतः खा लिया। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? मिसेस खरे ने पूछा, जो मेरी बगल वाली कुर्सी पर बैठी थी। अच्छा है, किंतु मेरी खाने की इच्छा नहीं है, मैंने कहा। चाय पीकर मैं वापस अपने बेड पर आ गई। क्या हुआ मिसेस पालीवाल, आपने अपनी दलिया वापस रख दी? आपको दलिया पसंद नहीं है क्या? कुछ देर में मिसेस खरे भी अपनी बेड पर आ गई थीं। उनका मेरी फिक्र करना अब मुझे अच्छा लगने लगा था।
ऐसा नहीं है, आज इच्छा नहीं थी। मिसेज खरे स्वीकृत में सिर हिलाकर मुस्कुरा पड़ी। मैं बेड पर बैठ गई। करने को कुछ नहीं था, अतः चुपचाप बैठी थी। मैगजीन देखना चाहेंगे मिसेज पालीवाल? मैं मिसेज खरे की तरफ देखने लगी। मिसेज खरे के हाथ में पत्रिका थी। मेरे पास कुछ और हैं, मिसेज खरे ने पुनः कहा। अभी पत्रिका पढ़ने की इच्छा नहीं है, मैंने कहा। मिसेज खरे पत्रिका पढ़ने में तल्लीन हो गईं। मैं उठी और धीरे धीरे हॉल के बाहर सामने छोटे से लॉन में निकल आई। लॉन में एक दो वृद्ध पहले से टहल रहे थे। उनमें से मैं किसी को नहीं जानती थी, जानूंगी भी कैसे? आज मुझे यहाँ दूसरा ही दिन तो है। उस लॉन में धीरे धीरे मैं भी चलने लगी। हॉल में बैठने से कुछ बेहतर लगा मुझे यहाँ। आज मौसम कुछ खुला था। इस समय हवा में हल्की सी ठंडक थी जो भली लग रही थी। ये अक्टूबर माह के दिन थे और इस माह से ऋतुओं में परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है। उस छोटे से लॉन के मैं 2 या 3 चक्कर ही लगा पाई थी कि मेरे घुटनों में दर्द होने लगा, चलना मुश्किल होने लगा। अतः किसी प्रकार मैं धीरे धीरे हॉल में वापस आ गई। क्या हुआ, थक गई? मुझे बेड पर बैठते देख मिसेस खरे ने कहा। हाँ, घुटनों में दर्द रहता है। घर में सब कहते थे और डॉक्टर भी कि टहलो, टहलने से आराम मिलेगा, किंतु दर्द की वजह से मैं कहाँ टहल पाती हूँ। मैंने बेड के ऊपर पैर रखते हुए कहा। मिसेस खरे मुस्कुरा पड़ी। कैसे मुस्कुरा लेती हैं मिसेस खरे इतना? मैं सोचती रही। क्या पैरों में बहुत दर्द है? मिसेस खरे की आवाज़ मुझे कहीं दूर ले जा रही थी, दूर विगत दिनों की स्मृतियों में। दर्द? पैरों का दर्द तो 50 की उम्र के आसपास ही मुझे अपनी गिरफ्त में लेने लगा था। दर्द तो जैसे घुटनों में आकर ठहर गया था। काम करते हुए अधिक देर तक खड़ी नहीं रह पाती थी, ज़्यादा दूर चल नहीं सकती थी। मेरे पति वरुण ने चिकित्सकों को दिखाना शुरू किया। दर्द निवारक दवाओं से कुछ दिनों तक तो आराम मिल जाता, दवाइयों का प्रभाव खत्म होते ही फिर वही समस्या। डॉक्टर ने पैरों की कुछ एक्सरसाइज बताई, वो भी करती, किंतु पैरों में दिक्कत बनी रहती। मैं सोचती कि ये मुझे क्या हो गया है। मुझसे उम्र में 4 वर्ष बड़ी मेरी दीदी बिल्कुल ठीक चलती है, उन्हें घुटनों में दर्द की समस्या नहीं है। मैं घर में खूब काम करती थी, सक्रिय रहती थी। घर के सामान लेने बाजार इत्यादि भी अधिकांशतः मैं स्वयं चली जाती थी। पास पड़ोस के लोग मुझसे कह पड़ते कि मिसेस पालीवाल, आप घर से निकलकर बाहर के भी सारे काम खुद ही कर लेती हैं। हाँ, ये सब करके मुझे खुशी मिलती है और बच्चे अभी छोटे हैं। मैं मुस्कुराती हुई घर आ जाती। ओह, क्या दिन थे वे, जब सब कुछ हमारे वश में था और ये शरीर भी मेरा भरपूर साथ देता था। जब मैं बैठने को कहती बैठता, जब चलने को कहती चल देता, जितना काम चाहती उतना काम करता। शरीर खुश तो मन खुश। और अब मैं चाहती हूँ ये शरीर उठे चले, किंतु ये मना करता है। बलपूर्वक इसे धक्का देकर चलाने का प्रयास करती हूँ, किंतु ये मेरा साथ नहीं देता। बात उन्हीं पुराने दिनों की है। नौकरी मिलने के कुछ समय पश्चात बड़े बेटे का ब्याह हमने तय कर दिया था। ये रिश्ता उसी शहर से आया था जहाँ अर्नब नौकरी करता था। इस रिश्ते से मैं खुश थी। बेटा प्रतिदिन नौकरी पर आता जाता था। कभी मौसम खराब होने की स्थिति में ससुराल में रुक जाया करेगा। खूब धूमधाम से उसका विवाह हो गया। उसकी बहू हम लोगों के साथ रहने लगी। बेटा प्रतिदिन की भांति नौकरी पर जाता, शाम को लौट आता। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। माँ, मैं ऑफिस के पास ही मकान लेकर वहीं शिफ्ट हो जाने की सोच रहा हूँ। एक दिन बड़े बेटे ने मुझसे कहा। क्यों बेटा, क्या आवश्यकता है अलग मकान लेकर पैसे खर्च करने की? अब तो तुमने गाड़ी भी ले ली है। अपनी गाड़ी होने से आराम हो गया है। गाड़ी से कुछ ही देर में कार्यालय पहुँच जाते हो। मैंने बेटे को समझाते हुए कहा। नहीं माँ, ये सब करके मैं थक जाता हूँ। मैंने मकान देख लिया है, 1-2 दिनों में एडवांस देकर फाइनल कर लूँगा। बेटे की बात सुनकर चुप्पी साध लेने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। 1 सप्ताह के अंदर बड़ा बेटा विवाह में मिले अपने सामानों के साथ अलग शिफ्ट हो गया। उसके आने जाने की प्रतिदिन की प्रतीक्षा खत्म हो गई? नहीं, प्रतीक्षा इतनी शीघ्र खत्म होने वाली न थी। शाम को जब भी बेटे के ऑफिस से आने का समय होता, मुझे ऐसा लगता मेरा बेटा अभी आ जाएगा और खट से गेट खुलने की आवाज़ आएगी। बहुत दिनों तक ये भ्रम होता रहा। भ्रम तो यहाँ आने से पूर्व तक होता रहा।
मैं अपने आप को समझा ही कहाँ पाई थी। ऐसा प्रतीत होता जैसे जीवन में कुछ रह ही नहीं गया है, नीरस हो गया था जीवन। बस ये सोचकर सब कुछ स्वीकार था कि बच्चे प्रसन्न हैं और उनकी प्रसन्नता में हम सबकी प्रसन्नता है। कहते हैं जब सब ओर निराशा रूपी अंधकार छा जाता है तो कहीं ना कहीं आशा की किरण अवश्य प्रस्फुटित होती है। मेरे जीवन में आशा की वो किरण थी बड़े बेटे के फ़ोन का लगभग प्रतिदिन आते रहना। उसका फ़ोन आता, बातें होती, सब कुछ ठीक लगने लगता। बस इसी प्रकार दिन कट रहे थे। इसी बीच छोटे बेटे का भी विवाह तय हो गया। घर में पुनः खुशियों ने दस्तक दे दी थी। छोटे बेटे का विवाह हो जाने और घर में बहू के आ जाने से घर का सूनापन कुछ तो भर जाएगा। सभी रस्मों रिवाजों के साथ छोटे बेटे का विवाह संपन्न हो गया। छोटी बहू घर में आ गई। एक एक करके धीरे धीरे सभी अतिथि जाने लगे। 2 दिनों के अंदर सभी चले गए। बस बड़ा बेटा और बहू रुके थे। 2 दिनों पश्चात उन्हें भी जाना था। उनकी छुट्टियां समाप्त हो गई थीं। वे भी चले गए। उनके जाने के पश्चात छोटी बहू भी पग फेरे की रस्म पूरी करने के लिए मायके चली गई। कुछ दिनों में बहू वापस आ ही जाएगी। यूपी विवाह के पश्चात घर में अनेक काम पड़े थे समेटने के लिए। उन्हें समेटने में ही समय निकल जाएगा। तब तक छोटी बहू भी आ जाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। घर में काम वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, बहू आराम से रहेगी। सप्ताह भर पश्चात बहू मायके से विदा होकर आ गई। धीरे धीरे वो घर के काम समझ रही थी, सीख रही थी। शनिवार की शाम बेटा आ गया। दूसरे दिन वो बहू को बाहर घुमाने ले गया। मुझे अच्छा लगा। मैंने उन दोनों की पसंद की चीज़ें घर में बनवाई, उन्हें घूमने फिरने का खूब अवसर दिया। 1 सप्ताह पश्चात ही तो अब वो पुनः आएगा। ठीक से स्मरण नहीं, 1 या 2 शनिवार ही वो आ पाया होगा। और एक दिन, पापा मैं अब वही मकान लेकर रहना चाहता हूँ। हफ्ते की 1 दिन की छुट्टी आने जाने में ख़त्म हो जाती है, मुझे आराम नहीं मिल पाता। छोटे बेटे ने अपने पापा से कहा। सुनकर मेरा कलेजा धक से हो गया। ठीक है बेटा, तो मकान देख लो, पापा ने कहा। देख लिया है, अगले हफ्ते शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ, छोटे बेटे ने कहा। छोटा बेटा भी अपनी नौकरी वाले शहर में शिफ्ट हो गया। बहू भी उसके साथ चली गई। अब बच्चों के आने की प्रतीक्षा होली दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर होती। शुरू के 2-3 वर्षों तक वो बराबर आते रहे। उनके आने की प्रतीक्षा में समय कट जाता। शनैः शनैः पर्वों पर भी नियमित रूप से उनका आना कम होता गया। साल 2 साल में जब भी इच्छा होती आते, अन्यथा नहीं। मुझे या पालीवाल जी को जब कभी स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती और हम बच्चों से आने के लिए फ़ोन करते तो बहुधा बड़ा बेटा छोटे बेटे को बुला लेने के लिए कहता, छोटा बड़े भाई को। उन दोनों की खींचातानी में हम अपने दुख सुख स्वयं निपटाते रहे। मेरा स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया था। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्पॉन्डिलाइटिस, साथ ही सबसे बढ़कर घुटने के दर्द ने मुझे परेशान किया। जीवन के उतार चढ़ावों के बीच दिन किसी प्रकार कटते ही चले जा रहे थे। मैं काम वाली के साथ मिलकर गृहस्थी के काम निपटाती जा रही थी। पालीवाल साहब भी जो संभव होता सहयोग करते। जीवन में नीरसता व्याप्त होती जा रही थी। उत्सुकता कहीं बिला गई थी। ऐसे कठिन समय में एक दिन पालीवाल साहब ने मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे अपने मन मस्तिष्क दिन रात किसी चीज़ की चेतना न थी। मेरे बेटे बहू पोते पोती सब आए, सांसारिक रस्में निभा कर चले गए। घर में सुबह शाम कामवाली के साथ तथा शेष समय अकेले में रहने लगी। पूरा समय मन के बाहर और मन के भीतर का अकेलापन मुझे काटता रहा। आप खुद को अकेला न समझिएगा मिसेस पालीवाल। मिसेस खरे की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। नहीं, अकेला नहीं समझूंगी, कहकर मैं मुस्कुरा पड़ी। आपके हस्बैंड, कहकर मिसेस खरे मेरी ओर देखने लगी। मिसेस खरे दूसरों की व्यक्तिगत जानकारी में खूब रुचि लेती हैं, किंतु मुझे उनके या किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांकने में कोई रुचि नहीं है, न जाने क्यों। मैं वहाँ से उठकर धीरे धीरे चलती हुई बाहर कॉरिडोर में रखी बेंच पर बैठ गई। हस्बैंड, मिसेस खरे के शब्द अब भी मेरा पीछा कर रहे थे। मैं विस्मृत ही कब कर पाई थी वरुण को। इस समय वरुण की स्मृतियों में स्वयं को गुम कर लेने की वजह मिसेस खरे नहीं है। वरुण अच्छे थे, संवेदनशील इतने कि अखबारों में किसी के दुख तकलीफ वाली खबर पढ़कर उनकी आंखें भर आती थीं।
फिल्में देखते हुए भावुकता वाले दृश्यों में कई बार मैंने उन्हें अपने अश्रुओं को पोंछते हुए देखा था। सचमुच बहुत अच्छे थे वरुण, दूसरों के दुख को महसूस करने वाले। मेरे घुटनों में दर्द के कारण वो मेरे साथ रसोई में मेरे साथ खड़े रहते, मेरी मदद में जो कर सकते थे वो सब करते थे। मैं व्याधियों की चपेट में शीघ्र आ गई थी, सोचती थी कि शेष जीवन कैसे कटेगा, किंतु वरुण के सहारे आराम से कटता जा रहा था। उस सुबह की दुखद स्मृतियों को भला कैसे विस्मृत कर सकती हूँ। वरुण ने रात का भोजन किया था। भोजन तो हमेशा हल्का ही लेते थे, उस रात भी हल्का भोजन ही किया था। घर गृहस्थी की बातें करते करते हम दोनों सो गए थे। प्रतिदिन की भांति सुबह हुई, मैं उठी किंतु वरुण ना उठ सके। दोनों बेटे बहुएं, पोते पोतियां सभी एकत्र हुए, सांसारिक रस्में निभाकर चले गए। मैं अकेली रही और खूब रही। इस अकेलेपन की पीड़ा मैं ही समझ सकती थी, और कौन था मेरे साथ जो समझता। मैं यहाँ रहना नहीं चाहती थी। बच्चों को फ़ोन किया कि अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। बच्चों ने ले जाने का आश्वासन तो दिया, किंतु समयाभाव के कारण आ नहीं पाते। इधर अकेलेपन के कारण मेरी अस्वस्थता भी बढ़ने लगी थी। मैं बार बार बेटों को फ़ोन करने लगी। एक दिन दोनों बेटे एक साथ आए। कदाचित वो आपस में राय मशवरा करके ही आए होंगे। मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं खुश थी। मुझे कुछ पूछने की आवश्यकता भी ना थी। मुझे बस उनके साथ चल देना था। एक मजदूर बुलाकर उन्होंने घर के सभी सामान गत्तों के डिब्बों में पैक करवाकर एक कमरे में सुरक्षित रखवा दिया। मैं निश्चिंत थी कि बच्चों के संग रह शेष जीवन व्यतीत कर लूँगी। 2 बेटे हैं, थोड़े थोड़े दिन दोनों के घर रह लूँगी। जीवन के जो थोड़े शेष दिन बचे हैं वो कट जाएंगे। बेटों ने 2 दिनों के अंदर जाने की तैयारी पूरी कर ली। तीसरे दिन मुझसे कुछ आवश्यक सामानों के साथ तैयार हो जाने के लिए कहा। उन्होंने कैब बुक करा लिया था जो आने वाली थी। मैंने कुछ कपड़े, रोज़मर्रा के पहनने वाले कुछ गहने तथा कुछ पैसे भी रख लिए तथा तैयार हो गई। मैंने बेटों से पूछा नहीं कि मुझे किस बेटे के घर चलना है। मेरे लिए दोनों बेटे एक जैसे हैं, मैं कहीं भी एडजस्ट कर लूँगी। यहाँ के भयावह अकेलापन व असुरक्षा से उनके साथ रहना लाख गुना बेहतर होगा। मम्मी तैयार हो जाइए, कैब आ रही है, बड़े बेटे ने कहा। हाँ हाँ मैं तैयार हूँ बेटा, बेटा कहकर मैं अपने सामानों की पैकिंग पुनः करने लगी, जबकि सब कुछ पहले से अच्छी तरह पैक था। कैब आई। बेटों ने मेरी अटैची उठाकर कैब में रख दी। आओ मम्मी, छोटे बेटे ने कहा। धीरे धीरे चलती हुई मैं कैब के पीछे की सीट पर बैठ गई। मेरे दोनों बेटे भी मेरे साथ बैठ गए। कैब आगे बढ़ने लगी, घर पीछे छूटने लगा। कुछ देर में शहर के बाहरी हिस्से में अपेक्षाकृत एक बड़े मकान के सामने आकर कैब रुक गई। यहाँ क्यों? संशय दूर करने के लिए मैंने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांका। उस मकान को ठीक से देखने पहचानने का प्रयत्न करने लगी। मकान के ऊपर लगे बोर्ड पर दृष्टि ठहर गई। मेरे भीतर सब कुछ टूटने लगा। भीतर ही क्यों, बाहर भी। मेरा शरीर कांप रहा था, शक्तिहीन हो रहा था। मेरे बेटों ने मुझे अपने पीछे आने का संकेत किया। वे मेरी अटैची लेकर वृद्धाश्रम की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। किसी प्रकार साहस एकत्र कर मैं कैब से बाहर निकली। कागजी औपचारिकता जिसकी अब कोई आवश्यकता न थी पूरी करने के पश्चात मैं यहाँ आ गई। यहाँ आज तीसरा दिन है। तब से बेटों का अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया है। ओह, पीड़ा से मेरा मन रो पड़ा। नेत्रों से भी अनवरत अश्रु बहने लगे। रो नहीं, बहादुर बनो। दुख सुख मिलना बिछोड़ना जीवन के अनिवार्य अंग हैं। वरुण ने मुझे समझाते हुए तब कहा था जब छोटे बेटे की नौकरी दूर शहर में लग गई थी और मैं बालकनी में बैठकर रो रही थी। वरुण के कहे गए ये शब्द मेरी स्मृतियों में तो सदैव थे। अब समय था उन शब्दों को जीवन में उतारने का। अश्रुओं को मैंने पोंछ लिया। इस समय कॉरिडोर में बैठना मुझे अच्छा लग रहा था। मैं कुछ देर और यहाँ बैठना चाह रही थी। सोच रही थी कि मेरे बेटों ने मुझे यहाँ रख कर अपने उत्तरदायित्व की मुक्ति पा ली है, किंतु मेरे कुछ उत्तरदायित्व अब भी शेष हैं जिन्हें पूरा करना ही होगा। वरुण सरकारी महकमे में ऑफिसर के पद पर थे। उनकी सैलरी ठीक ठाक थी। सेवानिवृत्ति के पश्चात पीएफ इत्यादि की धनराशि उन्हें मिली थी, उनमें से कुछ धनराशि रखकर शेष मेरे साथ एक संयुक्त खाते में एफडी करा दी थी, ताकि वृद्धावस्था में आने वाली गंभीर बीमारियों या अच्छे बुरे समय में काम आ सके। मेरी मृत्यु के पश्चात वो सब कुछ मेरे बेटों का हो जाएगा। क्यों?
किस अधिकार से? पिता के लिए कुछ करने का सौभाग्य उनकी किस्मत में तो था नहीं। अपनी माँ को भी धोखे से उन्होंने वृद्धाश्रम में डाल दिया। माता पिता के प्रति किए गए किस सेवा अधिकार से उन्हें उनके पिता के परिश्रम से कमाए हुए पैसों पर अधिकार होना चाहिए? वरुण का बनवाया वो मकान और उसमें रखी सभी वस्तुएं मैं बेटे को दे जाऊंगी, किंतु मैं वहां से उठी तथा वृद्धाश्रम के व्यवस्थापक के कक्ष की ओर बढ़ गई। मैं अपने पति की स्मृति में इस वृद्धाश्रम की सेवा में कुछ अर्पित करना चाहती हूँ। व्यवस्थापक जी के सामने कुर्सी पर बैठते हुए मैंने कहा, जी आपने आने की तकलीफ क्यों की, मुझे बुलवा लेती। मेरे घुटनों की समस्या से वो अवगत थे, अतः दोनों हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा, मेरा ये आश्रम लोगों के दिए हुए सहायता से चलता है। आप किस प्रकार की सहायता करना चाहती हैं? व्यवस्थापक जी ने पूछा। जी मैं अपने पति की स्मृति में यहाँ कुछ बनवाना चाहती हूँ। जी किस प्रकार और कितना बजट है आपका? व्यवस्थापक जी ने पूछा। आश्रम के इस भवन के बगल में आश्रम की जो खाली जमीन है उस पर मैं कुछ कमरों का निर्माण करवा सकती हूँ, जिससे आने वाले अन्य वृद्ध आराम से रह सकें। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति के पैसों से बने इस भवन का नाम मेरे पति के नाम पर हो। मैंने अपनी इच्छा से व्यवस्थापक जी को अवगत कराया। जी ऐसा ही होगा, व्यवस्थापक जी ने कहा। अस्वस्थता की स्थिति में भी किसी प्रकार बैंक में जाती रही, एफडी तुड़वा कर पैसे निकाले। मुझे इन पैसों की अब कोई आवश्यकता न थी। उम्र पक चुकी थी। इस उम्र में मन की प्रसन्नता और उत्साह ही उम्र बढ़ाते हैं, जो मेरे जीवन से नदारद थे। वृद्धाश्रम के दूसरे भवन का निर्माण प्रारंभ हो गया। 1 वर्ष पश्चात 2 मंजिल का भवन बनकर तैयार हो गया। वरुण के नाम का बोर्ड भी बनकर तैयार था। आज भवन पर बोर्ड लगाया जाना था। मैं बाहर आ गई थी। कुछ मजदूरों ने भवन के ऊपर बोर्ड लगा दिया, स्वर्गीय श्री वरुण पालीवाल वृद्धाश्रम। निर्माण स्वर्गीय श्री वरुण पालीवाल की धर्मपत्नी श्रीमती रीमा पालीवाल द्वारा सन। भवन पर बड़ा सा बोर्ड देखकर मेरे नेत्रों से अश्रु बहने लगे। यह आंसू बहाने का नहीं, उन्हें पोंछ डालने का समय है मिसेस पालीवाल। मिसेस खरे का हाथ मेरे कंधे पर था। चलिए आराम कीजिए। मैं मिसेस खरे के साथ धीरे धीरे वृद्धाश्रम के अंदर की ओर चल दी। बेटे, मेरे 2 बेटे थे, वे न जाने कहाँ हैं। आज 1 वर्ष से ऊपर हो गए। उनका आना तो दूर, आज तक अभी उनका फ़ोन नहीं आया। अंदर आकर मैं बेड पर लेट गई। आने वाली अपनी मृत्यु का स्वागत करने को मैं तैयार थी तथा अपनी वृद्धावस्था से संतुष्ट। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई भावनाओं और संवेदनाओं से भरपूर कहानी न जाने क्यों। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हिंदी का उत्कृष्ट साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए और अपने साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ साझा भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।